नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। अभी कुछ ही दिनों पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था कि वह कोरोना मरीजों की मुफ्त में इलाज करवाएंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कैसे। यह सवाल हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि जो हाल अभी पटना के अस्पतालों का है, उसके बाद ये सारी बातें आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज DRDO द्वारा संचालित बिहटा के ESIC हॉस्पिटल का पप्पू यादव ने मुआयना किया। इस दौरे पर पहुंचे पप्पू यादव ने जो बदहाली और जो चीजें हमारे सामने रखी, उसे देखकर हम यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाए जाते हैं ताकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क ना हो और कोरोना की चेन टूट जाए, वहां ESIC हॉस्पिटल की जो दुर्दशा देखने को मिली, उसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो मरीज और उनके अटेंडेंट वहां अभी उपस्थित है, वह अगर वहां से बाहर निकलते हैं तो जाने कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। इसका कारण मरीजों और उनके अटेंडेंट की मजबूरी है, क्योंकि बेड की व्यवस्था को तो हम दरकिनार करते हैं, वहां तो पानी और दवाई भी अस्पताल से मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। हर एक सामान मरीजों के अटेंडेंट को बाजार से खरीद कर लाना पड़ रहा है, चाहे वह दवाई हो या पीने का पानी। अब ऐसी स्थिति में यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं जान पड़ रहा कि अभी इस महामारी को और कितना विकराल रूप लेना बाकी है और कितनी जिंदगियों को अपने आगोश में लेने वाली है ये बीमारी। पप्पू यादव ने जब इस अस्पताल का मुआयना किया तो उन्हें वहां ना तो कोई डॉक्टर दिखे और ना ही कोई नर्स। बेडों की संख्या भी कम थी, यहाँ तक कि वहाँ जो मुश्किल से एक डॉक्टर मिले वह भी आर्मी के डॉक्टर निकले, जिनकी ज्वाइनिंग आज ही हुई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ 40 बेड हैं, लेकिन सुविधाएं 37 के बराबर। वेंटिलेटर की व्यवस्था बेडों के अनुपात में आधे से भी कम है। वहाँ के आर्मी से आए डॉक्टर ने हमें यह जानकारी दी कि केवल 7वें नंबर पर ही पाइपलाइन है और वेंटिलेटर की व्यवस्था है, लेकिन कहा जाए तो 40 बेड भी व्यवस्थित नहीं है। उन्होंने यह तक कह डाला कि जब तक 40 बेडों को पूरी तरह से व्यवस्थाओं से परिपूर्ण नहीं कर लिया जाता, तब तक हम 41वां बेड नहीं लगने देंगे। इसके अलावा गंदगी के अंबार का क्या कहना। चारों तरफ बदहाली और गंदगी देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अस्पताल में कम और डंपिंग यार्ड में ज्यादा हैं। अब अपनी बुरी स्थिति होने के बाद भी सरकार कैसे स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्थाओं का हवाला दे रही है, यह तो सोचने वाली बात है। वहीं इस अस्पताल का मुआयना करने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने तो साफ लफ्जों में इस अस्पताल को मौत का भूत खाना ही बता दिया। लोगों की स्थिति को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ रेड जोन में भी सफाई नहीं है, लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं। चिकित्सा कर्मी व अस्पताल प्रबंधन के लोग यहाँ से नदारद हैं। इतनी बुरी स्थिति है कि हॉस्पिटल भूत खाना बन चुका है। आखिर नीतीश कुमार और मंगल पांडे क्या कर रहे हैं इतने दिनों से। जहां तक रहा सवाल पप्पू यादव का, तो उनकी ऊर्जा देखकर यह साफ कह सकते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, कोरोना के इस बुरी परिस्थिति में भी वह लोगों के समस्याओं के बीच खड़े दिखे। जहां दूसरे नेता और यहां तक कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने बंद शीशे की गाड़ियों में निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और जानकारी देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे में एकमात्र पप्पू यादव ही ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच जाकर उनकी संवेदनाओं को हमारे बीच ला रहे हैं। आखिर कब तक बिहार सरकार ऐसे ही कमर तोड़ती रहेगी बिहार की? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। इनका फ्लैक्चुएट है 73 यहाँ खड़ा है। मुझे इतना दुख हुआ, जनरल वार्ड 27 जिसमें 9 खाली, ICU 16 जिसमें 7 खाली, 5 खाली। जब मैं सोचता हूँ कि लोग क्यों परेशान हैं, हर दिन देखता हूँ NMCH, IGMS, PMCH और किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑक्सीजन नहीं मिलता। यहाँ भी 2 बार ऑक्सीजन के चलते
कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कल भी मैंने कहा था, आखिर ऑक्सीजन माफियाओं को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्लैक मार्केटर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन है वो लोग जो एजेंसी को फैक्ट्री वाले क्यों देते हैं? जब सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि जितना कोविड के पेशेंट है उस हिसाब से मिलेगा, तो फिर किसी अस्पताल को, जैसे राजेश्वरी मीन अन्य लोग, किसी अस्पताल को आप किसके कहने पर 180 150 हर दिन बिना पेशेंट के, जैसे अनीता सिंह का हॉस्पिटल था, वो शिशु वार्ड हॉस्पिटल था, आप उसको लगातार आप ऑक्सीजन देते रहे। आज हालात ये हैं पटना के, परिस्थितियां यह है पूरे बिहार की कि ऑक्सीजन कंप्लीट रूप से नहीं है। नीतीश कुमार जी कल ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी की सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, जहां पर 50 सिलेंडर चाहिए, 80 सिलेंडर चाहिए, वहां पर 4 घंटे का सिलेंडर, 10 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, लगातार पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में हंगामा, लोगों के भीतर एक डर, एक पैनिक, एक खौफ कि मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। नीतीश जी, चलिए आप कभी ऐशो आराम की उस नगरी से, जो पता नहीं वसुंधरा का वो नगरी है आपका, उससे आप निकले कल। आप कभी महसूस कीजिए नीतीश कुमार जी, आपके डायरेक्टर आईजीएमएस और एनएमसीएच के डायरेक्टर 4 बार चिट्ठी लिख चुके कि मेरे यहाँ पेशेंट डेथ कर जाए, उनको 600 से 500 कम से कम सिलेंडर चाहिए। आप इसको बोलते क्यों नहीं? जब मैं सुभाष चंद्र, आप इसको समझने की कोशिश की है कि मैं यहाँ क्यों आया। यह एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट लोगों का मेडिकल कॉलेज है। सरकार ने इनको 500 बेड की बात उन्होंने कही। मैं ये आपको ये बताने आया हूं कि यहाँ पर सरकार कितनी झूठ बोलती है। 500 बेड की बात करती है और 27 बेड जनरल में नहीं होते। पूरा पटना पैनिक है, पूरा का पूरा बक्सर से लेके सासाराम, सिंगर जो गायक है ठाकुर, वो तरफ तरफ करके अपनी माँ के लिए, वो बहन बेटी सोशल मीडिया पे जाती है, उसको रेमडेसिविर नहीं मिलता है, जबकि उनको चलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर, मैं बार बार कहता हूं कि रेमडेसिविर क्यों लिखते हैं, इस पर बैन क्यों नहीं सरकार करती है कि रेमडेसिविर नहीं लेंगे। सरकार की प्लेन कहीं लटक गई या प्लेन गई तो प्लेन अभी तक कहीं लगता है कि आईसीयू में चली गई, रेमडेसिविर आया नहीं, उतरा नहीं, कि हैदराबाद में ही जहां प्लेन गई वहीं पर किसी ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि उसी तरह का प्लेन है जिस तरह का नरेंद्र मोदी जी गैस प्लांट को प्लेन में चढ़ा रहे हैं और ट्रेन में चढ़ा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। क्या सिस्टम है? जिस कंट्री में हर आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस जाए और एक सुई के लिए तरस जाए, उस देश को हम क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? मेरा सीधा है कि ये सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम का नेतृत्व चलाने वाले लोग खराब हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, और चाहे माफिया हो, जो मेडिकल माफिया है, चाहे वो बड़ा बड़ा ताकतवर आदमी क्यों ना हो, इनका नेक्सस है सबके साथ, और ये पैसे का डिस्ट्रॉय करते हैं थाने से लेकर के ऊपर तक। और ये लोग थाने के संरक्षण में, अन्य लोगों के संरक्षण में आम लोगों को दबाते हैं और थाना इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर को बाउंसर रखने की क्या जरूरत है, और ये बाउंसर से डराते हैं लोगों को क्यों? आम लोगों के भीतर ये खौफ पैदा करते हैं। मैं बैन करना चाहूंगा, सरकार से कहूंगा कि इस बाउंसर को बैन करिए। ये स्वास्थ्य विभाग ये किलर विभाग बनता जा रहा है, और ये माफिया बाउंसर रख करके
पैसे कमाने के लिए जो धनपशु हैं उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। निजी अस्पताल कंप्लीट रूप से लूट का एक अड्डा है, उनको कमाना है, अरबों करोड़ों रुपया उनको कमाना है इस पेशा से। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार ने कंप्लीट झूठ बोला। यहाँ कोई 500 बेड नहीं है, यहाँ कोई, आप जो बार बार पाऊंगा कि आखिर जब सबका पोस्टमार्टम होता है तो कोविड के बॉडी का जब वो डेथ करता है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता। मैं मांग करता हूं सरकार से और भारत सरकार से, ये पता चलना चाहिए कि पोस्टमार्टम के बाद मौत किससे हुई। ये सारी बीमारियों को कोरोना कर देना और केमो नहीं चलेगा तो कैंसर खत्म, हार्ट की बीमारी खत्म, मरेंगे हार्ट में, मरेंगे कैंसर में, मरेंगे अनसंक्रमित बीमारी में, कह देंगे कोरोना, 4 लपेट में दे देंगे और डर पैदा कर देंगे। एक शमशान घाट पे 70, 60 और 65 लोगों की एक दिन में जलाते हैं एक घाट पे, और सरकार उसको 22, 21, 23 पे लेके खड़ा कर देती है। शमशान कुछ कहता है, सरकार कुछ कहती है। सरकार पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, लाश छुपाने की। किसी भी कीमत पर ये लोग नरसंहारी हैं और इन लोगों पर एफआईआर के अलावे कोई दूसरा चीज नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने जो आज कहा है चुनाव आयोग के बारे में, ये मर्डर है, ये देशद्रोही है, सही कहा है। ये नेता और ये सिस्टम को चलाने वाली सरकार उससे बड़ा नरसंहारी है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। आपने देखा सुभाष चंद्र बोस, चूंकि पैसे की चकाचौंध है तो आपको लगी होगी स्थिति क्या है, संख्या क्या है, आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। धन्यवाद।